हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करेंगे लॉ ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी क्या होती है? एजेंसी इज द रिलेशनशिप दैट अराइजेज वेयर वन मैन इज अपॉइंटेड टू एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर। यानी कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है कि वो उसको रिप्रेजेंट कर सके, तो उस वहाँ पे एजेंसी फॉर्म होती है। अब सपोज करिए कि मिस्टर ए हैं, उनको कोई प्लॉट बेचना है, तो मिस्टर ए ने उस प्लॉट को बेचने के लिए मिस्टर बी को अपॉइंट किया। तो मिस्टर बी क्या करेंगे? अब मिस्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे और उस पूरी डीलिंग को, प्लॉट को बेचने में जो भी फॉर्मेलिटीज होगी सबको मिस्टर बी परफॉर्म करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है? मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एजेंसी फॉर्म होती है। तो क्या है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगी वो क्या है इसके एसेंशियल? तो सबसे पहली चीज़ की एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो जो जैसा कि हमने बताया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया, तो मिस्टर ए क्या हो गए? प्रिंसिपल, और मिस्टर बी क्या हो गए? एजेंट। तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि दोनों एलिजिबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कंसिडरेशन होना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ एजेंट जो है वो काम को करने के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए कंसिडरेशन लेगा, चाहे वो मॉनेटरी में हो चाहे नॉन मॉनेटरी में हो। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, और जो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्राइवेटी भी होगी। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट है वो सभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में होना चाहिए, तब वो लॉ ऑफ एजेंसी के अंदर आएगा। अब हम बात करें कि एजेंट कौन होता है। तो एजेंट सेक्शन 182 में डिफाइन किया गया है कि एन एजेंट इज ए पर्सन employed to do any act for another or to represent another in dealings with the third person। यानी कि एक पर्सन जो एम्प्लॉय किया जाता है ताकि वो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर सके किसी भी डीलिंग्स में तीसरे पर्सन के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? एजेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया था ताकि वो उसके प्लॉट को किसी तीसरे पर्सन को सेल कर सकें, तो मिस्टर बी क्या हो गए? एजेंट हो गए, और वो मिस्टर किसी थर्ड पर्सन से डील करेंगे मिस्टर ए की जगह पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? एजेंट। वहीं पे प्रिंसिपल कौन होता है? तो प्रिंसिपल जैसा कि बता कि ए पर्सन फॉर हुम द एबव एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। यानी कि जिसके लिए एजेंट अपॉइंट किया जाता है या जो एजेंट को अपॉइंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। तो लॉ ऑफ एजेंसी में एक एजेंसी फॉर्म होती है जहां पे प्रिंसिपल जो है एक एजेंट को अपॉइंट करता है ताकि वो उसको, यानी कि प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर सके सभी डीलिंग्स में किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो ये होती है लॉ ऑफ एजेंसी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। The true test of agency is the authority that one person possesses to create contractual relationship between the person he is representing and the person to whom he represent। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एजेंसी है और मिस्टर बी के पास अथॉरिटी है कि वो किसी तीसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके मिस्टर ए की जगह पे, तो ही वो एजेंट कहलाएंगे मिस्टर ए का। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है कि वेयर ए पर्सन इज इन द हैबिट ऑफ एडवाइजिंग अनदर इन बिजनेस डीलिंग ही डज नॉट बिकम द एजेंट ऑफ द अदर। यानी कि मिस्टर बी जो है मिस्टर ए की जगह से सिर्फ एडवाइस दे रहा है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल जो है अथॉरिटी नहीं है कि वो तीसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर सके मिस्टर ए की जगह पे, तो फिर वो एजेंट नहीं कहलाएगा। यानी कि ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी मीन्स क्या है कि अगर वही एजेंसी ट्रू होगी, वही एजेंट ट्रू होगा जिसके पास अथॉरिटी होगी कि वो तीसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सके प्रिंसिपल की जगह पे। हु में एम्प्लॉय एजेंट। अब अगला पॉइंट है कि कौन एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। तो सेक्शन 183 में कहा गया है एनी पर्सन हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। सिंपल सा है कि कोई भी पर्सन जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी का हो उसके लॉ के अकॉर्डिंग और वो साउंड माइंड का हो, तो वो फिर किसी भी एम्प्लॉय एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है, नहीं रिक्रूट कर सकता है। वॉट एवर ए पर्सन कैन डू पर्सनली ही कैन डू थ्रू एन एजेंट। दस ए गार्जियन ऑफ ए माइनर कैन अपॉइंट एन एजेंट फॉर द माइनर। यानी कि माइनर के केस में क्या है कि एक गार्जियन जो है वो किसी एजेंट को अप्लाई कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है किसी माइनर के लिए। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हु में बी एन एजेंट। अब एजेंट हो कौन सकता है? ये तो हो गया कि कौन एम्प्लॉय कर सकता है, अब एजेंट कौन हो सकता है? तो ए माइनर और इवन ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एक्ट एज एजेंट बट दे वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल और टू द थर्ड पार्टी इन केस वेर ए पर्सन कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। यानी कि कोई भी माइनर और इवन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एक्ट एजेंट बट दे वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल और टू थर्ड पार्टी इन केस वेर ए पर्सन कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर की जा रही है कि एक माइनर और एक अनसाउंड माइंड का बंदा भी जो है वो एजेंट हो सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे जो कि एक साउंड माइंड का बंदा रिस्पॉन्सिबल हो सकता था अपनी डीड के लिए। उन्होंने जो भी किया होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइनर या फिर अनसाउंड माइंड नहीं होगा।
तो एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड भी एजेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे काइंड ऑफ एजेंट, यानी कि एजेंट कितने काइंड्स के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है सब एजेंट। तो सेक्शन 191 में कहा गया ए पर्सन whom the original agent employs in the business of the agency and who is under the control of the original agent, यानी कि किसी पर्सन के अंदर जो कोई दूसरा पर्सन काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, सब एजेंट कहते हैं। ए पर्सन whom the original agent employ, यानी कि सपोज करके मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एम्प्लॉय किया था, मिस्टर बी ने किसी दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय कर लिया है एजेंट की तरह एक्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब एजेंट कहेंगे। ओके, को एजेंट क्या होगा, व्हेन ए प्रिंसिपल अपॉइंट टू और मोर पर्सन एज एजेंट ज्वाइंटली और सेवरली, सच एजेंट आर नॉन एज को एजेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल है जब किसी दो लोगों को एक साथ अपॉइंट करता है, ज्वाइंटली करता है, सेपरेटली करता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, को एजेंट कहते हैं। को एजेंट में साथ साथ काम करने वाले। सब्सटीट्यूट एजेंट, सेक्शन 194 में कहा गया है कि एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, an agent has an implied authority to name another person to act for the principal in the business of the agency, यानी कि सब्सटीट्यूट एजेंट क्या होता है कि सपोज करिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया था, मिस्टर बी को किसी वजह से कुछ काम पड़ गया, वो जाना चाह रहे हैं, तो मिस्टर बी किसी दूसरे तीसरे पर्सन को एज एन एजेंट अपॉइंट करके जा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटीट्यूट एजेंट कहते हैं। स्पेशल एजेंट, ए स्पेशल एजेंट इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक और पार्टिकुलर एजेंट अपॉइंटेड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर वर्क और टू रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल इन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ओनली। स्पेशल एजेंट नाम से क्लियर है कि ये किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होते हैं, किसी स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं। जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सिर्फ प्लॉट को सेल करने के लिए अपॉइंट किया था, जब वो प्लॉट सेल हो जाएगा उसके बाद वो एजेंसी क्लोज हो जाएगी, एजेंट नहीं रहेंगे, तो वो स्पेशल एजेंट हो गए। नेक्स्ट टाइप है जनरल एजेंट। दिस टाइप ऑफ एजेंट्स हैज जनरल अथॉरिटी टू डू एवरीथिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एजेंसी एंड ही हैज टू परफॉर्म ऑल द एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल, यानी कि जनरल एजेंट वो एजेंट होते हैं जिनके पास सारी जनरल अथॉरिटी होती है कि जो भी बिजनेस डीलिंग्स होगी एजेंसी की, वो सभी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकते हैं और वो सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जो कि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में होता है। यूनिवर्सल एजेंट, ए यूनिवर्सल एजेंट इज़ वन हुज अथॉरिटी इज अनलिमिटेड एंड हु कैन डू एनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल प्रोवाइड सच एक्ट इज लीगल एंड इज एग्रीएबल टू द लॉ ऑफ लैंड, यानी कि यूनिवर्सल एजेंट वो एजेंट है जिनके पास सभी अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है। यूनिवर्सल एजेंट के पास क्या होती है, अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो परफॉर्म कर सकते हैं, बस कि वो लीगल हो और एग्रीएबल हो टू द लॉ ऑफ लैंड। नेक्स्ट है ऑक्शनर। An auctioneer is a mercantile agent who is appointed to sell goods on behalf of the principal. An auctioneer conducts auction on behalf of a seller. Auctioneer जैसे कि आपने सुना है ऑक्शंस होते रहते हैं, तो ऑक्शनर क्या होता है, ऑक्शनर एक मर्केंटाइल एजेंट होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं किसी गुड्स को सेल करने के लिए। ठीक, जब कहीं पे मिस्टर ए है, सपोज करिए मिस्टर ए प्रिंसिपल है, वो कोई गुड्स सेल करना चाहता है तो मिस्टर बी को अपॉइंट करता है कि वो उसका गुड्स को सेल कर सके, जैसे कभी प्लॉट में सेल किया तो वो ऑक्शनर भी होते हैं, तो ऑक्शन टाइप में केस में होता है। तो ये कुछ टाइप ऑफ एजेंट हैं। सब एजेंट हैं जो कि एक एजेंट के नीचे दूसरा एजेंट काम करता है, तो सब एजेंट हो गया। को एजेंट जब एक एजेंट के साथ दूसरा एजेंट साथ में काम करता है। सब्सटीट्यूट एजेंट एक एजेंट की जगह दूसरा कोई बंदा आके काम करता है। स्पेशल एजेंट जो कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए अपॉइंट किया जाता है। जनरल एजेंट जिसके पास जनरल अथॉरिटी होती है कि वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में सभी काम करें। यूनिवर्सल एजेंट जिसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है। और ऑक्शनर जो कि किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए प्रिंसिपल द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये कुछ काइंड्स ऑफ एजेंट हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, यानी कि क्या ड्यूटीज होती हैं किसी भी एजेंट की। टू कंडक्ट प्रिंसिपल बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको किसी ने अपॉइंट किया है तो आप क्या करेंगे, उस प्रिंसिपल के बिजनेस को अच्छे से कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट द बिजनेस विथ स्किल एंड डिलीजेंस, उस बिजनेस को अच्छे से स्किल्स के साथ और डिलीजेंस के साथ परफॉर्म करें। टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, यानी एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड, ही शुड ऑलवेज बी रेडी टू प्रोड्यूस देम टू द प्रिंसिपल। ये ड्यूटी होती है एजेंट की कि वो सभी अकाउंट्स को, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती हैं, वो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से रखे और प्रिंसिपल्स को उस चीज़ के बारे में शो करे। टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स के साथ सभी बिजनेस डीलिंग्स को कम्युनिकेट करे। नॉट टू डील ऑन हिज ऑन अकाउंट, अपने खुद के अकाउंट से डील ना करे। एजेंट जो है वो हमेशा उसको प्रिंसिपल के अकाउंट से डील करना है। टू पे सम्स रिसीट फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को जो है सभी सम्स जो रिसीव हुए हैं उसको पे करें। नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, जो उसको अथॉरिटी दी गई है प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को, उसको डेलीगेट यानी किसी दूसरे को वो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करना है। ऑन प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी एजेंट कैन टेक रीजनेबल एक्शन, यानी कि सपोज करिए कि किसी केस में प्रिंसिपल जिसने अपॉइंट किया था उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसेन हो जाता है, तो उस केस में एजेंट जो है कोई भी रीजनेबल एक्शन ले सकता है। सीक्रेट प्रॉफिट शुड नॉट एनी प्रॉफिट विदाउट नॉलेज और एंड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि एजेंट को कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिना नॉलेज के। नेमिंग एन एजेंट फॉर प्रिंसिपल सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन इज
सेलेक्टिंग एजेंट फॉर द प्रिंसिपल। अब सपोज करिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया था, मिस्टर बी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो मिस्टर बी जो है किसी तीसरे पर्सन को अपॉइंट करेंगे। तो मिस्टर बी को तीसरे पर्सन को तभी अपॉइंट करना चाहिए जब वो उस लायक हो, यानी कि जैसे उसको चूज़ किया गया वैसे ही वो तीसरे पर्सन को चूज़ करे एज एन एजेंट। तो ये ड्यूटीज़ होती हैं एजेंट की। अब बात करें हम ड्यूटीज़ या लाइबिलिटीज़ क्या है प्रिंसिपल्स की, क्या ड्यूटीज़ है क्या लाइबिलिटी। टू इंडेमनीफाई द एजेंट फॉर लॉफुल एक्ट डन इन गुड फेथ, यानी कि जो प्रिंसिपल की लाइबिलिटी क्या होती है, टू इंडेमनीफाई द एजेंट फॉर लॉफुल एक्ट डन इन गुड फेथ, यानी कि जो भी लॉफुल एक्ट द्वारा या फिर गुड फेथ में जो भी एजेंट ने काम किया उसके लिए उसको इंडेमनीफाई करे। कंपनसेट द एजेंट फॉर इंजरी कॉस्ट, कोई भी इंजरी हुई है किसी वजह से एजेंट को, तो उसके लिए प्रिंसिपल की ड्यूटी होती है कि वो उसको कंपोसेट करे। टू पे रेम्यूनरेशन एंड ड्यूज, जो भी ड्यूज हैं, जो भी सैलरी है, जो भी पेमेंट है, उसको पे करे। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट, कोई भी एजेंट द्वारा फ्रॉड किया जाता है, मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे वो एक्शन ले सकता है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर बाय एजेंट विथ थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल इज लायबल एंड ऑब्लिगाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय एजेंट, यानी कि अगर कोई एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी से कोई कॉन्टैक्ट किया है तो वहाँ पे प्रिंसिपल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्रिंसिपल भी लायबल होगा कि वो उसने थर्ड पार्टी से एजेंट क्या है कॉन्टैक्ट किया है। ऑन नोटिस गिवन टू एजेंट, प्रिंसिपल इज लायबल एंड ऑब्लिगाइज्ड फॉर नोटिस गिवन टू एजेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो भी लायबल है, ऑब्लिगाइज्ड है कि वो कोई भी नोटिस अगर एजेंट को है तो वो प्रिंसिपल को भी जाएगा। वेयर प्रिंसिपल इंड्यूस थर्ड पर्सन टू बिलीव दैट एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट वेयर ऑथराइज्ड, यानी कि ऐसे केस में भी प्रिंसिपल की ही ड्यूटी बनती है, लायबिलिटी बनती है, जहाँ पे प्रिंसिपल ने किसी तीसरे पर्सन को ये चीज़ जाहिर की है कि हाँ वो जो पर्सन है वो जो है अथराइज्ड पर्सन है, अनऑथराइज्ड नहीं है। अब हम बात कर लें कि राइट्स ऑफ एन एजेंट, किसी एजेंट के राइट्स क्या होते हैं। राइट टू रेम्यूनरेशन, यानी कि उसका राइट होता है कि वो जो भी एक्ट कर रहा है प्रिंसिपल की जगह पे उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिले, सैलरी मिले, इनकम मिले। राइट ऑफ रिटेनर, उसको राइट होता है कि वो रिटेन कर सके। राइट ऑफ लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, गुड्स पेपर प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स की प्रॉपर्टी है, गुड्स हैं, पेपर्स हैं, उसको लीन करने का हक है, उसके पास राइट होता है कि वो लीन कर रखे, अपने पास रखे। राइट ऑफ इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट, लॉफुल एक्ट की वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके लिए उसके पास राइट होता है कि वो अपने आप को इंडेमनीफाई कर सके। राइट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट इन गुड फेथ, जो भी गुड फेथ में कोई काम किया है तो उसके लिए भी उसके पास राइट होता है कि वो इंडेमनीफाई किया जाए उसके लिए। कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज बाय प्रिंसिपल, जैसे कि बताया था कि कोई भी इंजरी कॉज हुई है प्रिंसिपल की वजह से उसके लिए उसको कंपनसेशन दिया जा सके। वहीं पे प्रिंसिपल्स की भी कुछ राइट होती हैं, जैसे कि टू रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। टू क्लेम बेनिफिट, बेनिफिट को क्लेम कर सकता है। टू रेटिफाई और डिसऑन एजेंट्स एक्ट, एजेंट्स एक्ट की रेटिफाई कर सकता है। टू रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट्स के जो अथॉरिटी है उसको रिवोक कर सके, वापस ले सकता है। टू क्लेम लॉस और प्रॉफिट, जो भी लॉस हुआ या फिर जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके लिए क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल। टू डिमांड अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसको डिमांड कर सकता है एजेंट से। टू रिफ्यूज रेम्यूनरेशन व्हेन एजेंट इज गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट, यानी कि अगर एजेंट ने कोई गलती की है और बिना प्रिंसिपल के जाने की है तो फिर वो रेम्यूनरेशन से रिफ्यूज कर सकता है, उसको रेम्यूनरेशन नहीं देने का राइट होता है प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल्स लायबिलिटीज टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट, यानी कि आपने किसी एजेंट को रिक्रूट किया था और उसकी वजह से थर्ड पार्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो प्रिंसिपल्स की क्या लायबिलिटीज बनती है। तो लायबिलिटी फॉर एक्ट डन बाय एजेंट विद इन अथॉरिटी, यानी कि एजेंट ने विद इन अथॉरिटी जो भी एक्ट किया होगा थर्ड पार्टी के साथ उसकी पूरी लायबिलिटी प्रिंसिपल की रहेगी। रेटिफिकेशन ऑफ एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, यानी कि जो भी एक्ट परफॉर्म किए गए हैं बियॉन्ड द एक्ट वो उसकी भी रेटिफिकेशन प्रिंसिपल ही करेगा। व्हेन एन एजेंट कमिट्स फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन, जब भी कोई एजेंट कोई थर्ड पर्सन के साथ कोई मिसप्रेजेंटेशन करता है, फ्रॉड करता है, तो उस केस में प्रिंसिपल्स की ही लायबिलिटीज बनती है। अब हम नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी मीन्स कि एजेंसी कैसे बनती है, कैसे प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला है कि बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यानी कि जहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट अपनी एक्सप्रेशन करते हैं, चाहे वर्ड के थ्रू, चाहे स्पोकन, चाहे रिटन हो, वो एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ मैं आपका एजेंट बनना चाहता हूँ या फिर मैं आपका प्रिंसिपल होना तो मैं आपको अपना एजेंट बनाना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका ये होगा कि एक्सप्रेस करके कि हाँ मैं आपका प्रिंसिपल या आपका एजेंट बनना चाहता हूँ। दूसरा तरीका है एजेंसी बनाने का, वो है बाई इम्प्लाइड एग्रीमेंट, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे हमारे बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, कोई किसी का एजेंट और कोई किसी का प्रिंसिपल बन जाता है। तो उसमें है पहला एजेंसी बाय स्टॉपेल, तो सेक्शन 237 में बताया गया है, व्हेन एन एजेंट हैज़ विदाउट अथॉरिटी डन एक्ट और इनकर्ड ऑब्लिगेशन टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट और ऑब्लिगेशन इफ ही हैज़ बाय हिज वर्ड और कंडक्ट इंड्यूस्ड सच थर्ड पर्सन
टू बिलीव दैट सच एक्ट एंड ऑब्लिगेशन वेयर विद इन द स्कोप ऑफ द एजेंट्स अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि जब कोई एजेंट किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई काम करता है और प्रिंसिपल इस चीज़ को वो सेटिस्फाई करता है, इंड्यूस करता है थर्ड पर्सन को, हाँ कि एजेंट ने जो भी काम किया है वो एजेंट अथॉरिटी के अंदर काम किया है, तो यहाँ पे एक एजेंसी क्रिएट हो जाती है। ओके, देन है नेक्स्ट है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट इज ए पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ स्टॉपल। ये लॉ ऑफ स्टॉपल का ही पार्ट है। इसमें होल्डिंग आउट में क्या होता है कि सपोज कर कि ए है, उसने किसी सर्वेंट को बी के पास गुड्स लेने के लिए भेजा क्रेडिट पे। बी गिव्स द गुड्स टू ए सर्वेंट एंड ए पेज फॉर देम। यानी कि बी ने सर्वेंट को गुड्स दे दिया, उसके बाद ए जो है आके बी को पेमेंट कर देता है। इसी तरीके से कुछ दिनों बाद जो है ए उसी सर्वेंट जो है ए का सर्वेंट जो है वो बिना ए से पूछे बी के पास जाता है और वहाँ से कुछ सामान लेके भाग जाता है। तो अब इस केस में ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और बी को पे करेगा। तो यहाँ पे ए और सर्वेंट के बीच में क्या हो गया, एक एजेंसी क्रिएट हो गए थे बाई होल्डिंग आउट। इसी तरीके से एजेंसी ऑफ नेसेसिटी है। इफ ए पर्सन प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट ऑफ another where such property or interest are in imminent danger or instructions of the owner cannot be obtained, the former would be deemed to be an agent of the latter so as to make the latter liable for whatever he has done provided the former has acted bona fide in the interest of the latter। यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि जब कोई पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को डेंजर हो रहा है या फिर उसके कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कुछ काम करता है, तो फिर उस केस में जिसके लिए उसने काम किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके लिए पे करे जो भी एक्सपेंसेस आए हैं उसके लिए। और उनके बीच में एक एजेंसी फॉर्म हो जाती है प्रिंसिपल और एजेंट की, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल से आप इंस्ट्रक्शंस तो नहीं ले सकते थे, लेकिन आपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी को, उस चीज़ को जो भी डेंजर थी उसकी प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को, उसको आपने सेव किया है। तो नेसेसिटी के केस में भी एक एजेंसी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। तो बाय स्टॉपल, बाय होल्डिंग आउट, बाय नेसेसिटी में एजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो इसको हम इम्प्लाई बाय एग्रीमेंट कहते हैं। और तीसरा है बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन में क्या है कि ए पर्सन में बिकम अनदर्स एजेंट आफ्टर हैविंग डन सम वर्क फॉर द लेटर इफ द लेटर रेटिफाइज द एक्ट। यानी कि किसी पर्सन ने थर्ड पर्सन के लिए कुछ काम किया और जब थर्ड पर्सन के लिए जो काम किया गया प्रिंसिपल उसको रेटिफाई कर देता है, यानी कि उसको वेरीफाई कर देता है कि हाँ इसने मेरे कहने पे काम किया है या फिर एजेंट के अथॉरिटी के अंदर काम किया है, तो फिर वो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में एक एजेंसी क्रिएट हो जाती है। रेटिफिकेशन, मैंने किसी की बिहाफ पे मैंने कुछ काम कर दिया और उसके बाद जिसके बिहाफ पे मैंने काम किया था उसने रेटिफाई कर दिया, तो फिर यानी कि हमारे बीच में एक एजेंसी क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से हम एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। अब है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, यानी कि एजेंसी को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, बंद कैसे किया जा सकता है। तो पहला है बाई एक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज के एक्ट से। क्या एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट कर लिए, हमने एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया। रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल ने जो है इसको रिवोकेट कर लिया, वापस ले लिया। रिवोकेशन बाय द एजेंट ने उसको वापस ले लिया एजेंसी को। फिर दूसरा मेथड है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के ऑपरेशन से, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके लिए एजेंसी फॉर्म की थी, वो एजेंसी का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिक जो है एजेंसी क्लोज हो जाएगी। एक्सपायरी ऑफ द टाइम, किसी फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने एजेंसी क्रिएट की थी, तो जब एक्सपायरी टाइम ओवर हो जाएगा तो वो एजेंसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी। डेथ ऑफ द आइदर पार्टी, दोनों पार्टी यानी प्रिंसिपल एजेंट में से किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। इनसैनिटी ऑफ आइदर पार्टी, दोनों में से कोई भी इनसेन हो गया, पागल हो गया, तो उस केस में भी क्या है, एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। इंसॉल्वेंसी ऑफ आइदर पार्टी, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया दोनों में से किसी का, तो फिर उस केस में भी एजेंसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिसके लिए एजेंसी क्रिएट की गई थी, जिस पर्पज के लिए एजेंसी क्रिएट की थी, प्रिंसिपल एजेंट बने थे, तो अगर उस पर वो पर्पज जब वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस केस में भी एजेंसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाती है। प्रिंसिपल बिकमिंग एन अलाइन एनिमी, यानी कि एजेंट और प्रिंसिपल थे वो दोनों आपस में क्या हो गए, एनिमी हो गए, दुश्मन हो गए एक दूसरे के, तो फिर उस केस में भी क्या होगी, एजेंसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी ही डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, तो उस केस में भी एजेंसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके बेसिस पे एजेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। पहले तो दो पार्टी खुद ही चाहे कर लें या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक जो है टर्मिनेट हो जाती हैं। तो होप कि समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ एजेंसी में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।